महल का सीधा सा मतलब है वो जमीन जिसकी जमींदार सीधे तौर पर राज्य सरकार है। जमींदार, राज्य सरकार। हाँ, इसे समझने के लिए हमें पुराने जमींदारी सिस्टम को याद करना होगा। जैसे पहले कोई राजा, नवाब या कोई अमीर परिवार किसी पूरे इलाके का जमींदार होता था। हाँ, जो लगान वसूलता था। हाँ, वो किसानों से लगान वसूलता था और जमीन का प्रबंधन देखता था। खास महल के मामले में वही जमींदार वाली भूमिका खुद राज्य सरकार निभाती है। मतलब उस जमीन का मालिकाना हक, जिसे अंग्रेजी में प्रोप्राइटरी राइट कहते हैं, और उसका प्रबंधन दोनों सीधे राज्य सरकार के कंट्रोल में होते हैं। एकदम। और जिले के स्तर पर इस प्रबंधन का सारा काम कलेक्टर के जरिए होता है। अच्छा, कलेक्टर उस जमीन पर राज्य सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर काम करता है। लेकिन सवाल ये है कि राज्य सरकार किसी जमीन की जमींदार बनती कैसे है? क्या ये जमीनें शुरू से ही सरकार की होती हैं? नहीं, और यही इसका सबसे दिलचस्प पहलू है। कोई भी जमीन खास महल कई तरीकों से बनती है। इसके लिए कोई एक अलग से कानून नहीं है, बल्कि ये समय समय पर जारी हुए सरकारी निर्देशों और सर्कुलर से चलता है। तो क्या है वो प्रक्रियाएं? मतलब ये जानना जरूरी है कि सरकार के पास ये जमींदारी आई कहाँ से। बिल्कुल। सबसे पहला और पुराना तरीका था रेवेन्यू सेल, यानी राजस्व बिक्री। रेवेन्यू से? हाँ, मान लीजिए कोई जमींदार सरकार को तय लगान नहीं चुका पाया, तो सरकार उसकी पूरी जमींदारी नीलाम कर देती थी। अच्छा, कई बार उस नीलामी में कोई दूसरा खरीदार नहीं मिलता था या किसी और वजह से सरकार उसे खुद ही खरीद लेती थी। जैसे ही सरकार ने उसे खरीदा, वो पूरी जमींदारी खास महाल बन जाती थी। अच्छा। तो एक जमींदार की नाकामी से राज्य सरकार खुद जमींदार बन गए। इन तरीकों में से सबसे आम कौन सा था? क्या रेवेन्यू सेल की वजह से ही ज्यादातर जमीनें खास महाल बनी? आपने सही पकड़ा। स्रोत बताते हैं कि 19वीं और 20वीं सदी में रेवेन्यू सेल सबसे बड़ा जरिया था। कई पुरानी और बड़ी बड़ी जमींदारियां इसी तरह सरकार के हाथ में आ गई। यह सरकार के लिए अपना राजस्व बढ़ाने और नियंत्रण स्थापित करने का एक बड़ा हथियार था। और दूसरे तरीके क्या थे? दूसरा तरीका है निजी खरीद, जो काफी सीधा है, जहां सरकार किसी निजी व्यक्ति से सीधे तौर पर जमीन खरीद लेती है। तीसरा तरीका थोड़ा अलग है, जिसे एस्चीट कहते हैं। एस्चीट, ये क्या होता है? यह एक पुराना कानूनी सिद्धांत है। इसके तहत अगर कोई व्यक्ति बिना किसी कानूनी वारिस के मर जाता है, मतलब उसका कोई बेटा, बेटी, पत्नी या कोई और हकदार नहीं है। अच्छा, जिसका कोई वारिस ना हो। हाँ, तो उसकी सारी संपत्ति अपने आप राज्य सरकार की हो जाती है। वाह, तो मतलब एस्चीट के जरिए सरकार को बैठे बिठाए जमीन मिल जाती थी। क्या इसका कोई मजेदार उदाहरण है? हाँ, ऐसे कई किस्से हैं। ये सिद्धांत सीधे ब्रिटिश कॉमन लॉ से आया है। ये इस विचार पर आधारित है कि अंततः हर संपत्ति का मालिक क्राउन या स्टेट ही होता है। जब कोई दावेदार नहीं बचता, तो संपत्ति अपने मूल मालिक के पास वापस चली जाती है। कई बार बड़ी बड़ी हवेलियां और जागीरें भी इसी कानून के तहत सरकार के पास आ गईं। और जब्ती का भी जिक्र है। हाँ, वो इससे कैसे अलग है? जब्ती यानी फोरफिचर, वो सजा के तौर पर होती है। अगर कोई व्यक्ति देशद्रोह जैसा कोई गंभीर अपराध करता है, तो अदालत सजा के तौर पर उसकी संपत्ति सरकार द्वारा जब्त करने का आदेश दे सकती है। अच्छा। वो जब्त की हुई जमीन भी खास महाल बन सकती है। इसके अलावा नदी से बनी जमीन, और आखिर में आज के जमाने का सबसे प्रचलित तरीका है भूमि अधिग्रहण, लैंड एक्विजिशन। हाँ, ये तो हम अक्सर सुनते हैं, सड़क, स्कूल, अस्पताल या किसी बड़े सरकारी प्रोजेक्ट के लिए। बिल्कुल। जब सरकार किसी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए कानून के तहत निजी भूमि का अधिग्रहण करती है, तो वो भी खास महाल की श्रेणी में आ जाती है, क्योंकि उसका मालिकाना हक अब राज्य सरकार के पास होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि खास महाल जमीन एक तरह का खजाना है, जिसे राज्य सरकार ने समय के साथ अलग अलग तरीकों से जमा किया है। मैं सोच रही थी, हमारे शहर में जो पुराना सर्किट हाउस है या कई सरकारी कॉलोनियां हैं, बहुत मुमकिन है कि वो खास महाल जमीन पर ही बनी हो। बहुत ज्यादा संभावना है। फिर राज्य सरकार कलेक्टर के माध्यम से इस जमीन का प्रबंधन करती है। शहरी इलाकों में इसे घर या दुकान बनाने के लिए लोगों को लीज पर दिया जाता है। लीज पर?